नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाज़िर है। आज हमारे पास एक बहुत ही अहम गेस्ट हैं और हम इस्लामाबाद में हैं। बहुत ही अहम गेस्ट है इस वक्त हमारे पास और वो हैं, कई पोर्टफोलियो उनके पास। आइए तारुफ़ कराते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद साहब, एडवाइज़र फॉर कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। आपका बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अरे सर, मैं सबसे पहले तो ये आता हूँ, एक सवाल है सर, इतनी सारी आपके पास पोर्टफोलियो है, कितने बाइख्तियार एडवाइज़र हैं इन शोबों के हवाले से आप सर? कितना आप इंडिपेंडेंट हैं फैसले करने में से? नहीं, अब देखो, फैसले करने में तो काफ़ी इंडिपेंडेंस है। पोर्टफोलियो ज़्यादा लगते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। वैसे ज़्यादा ऐसे तो लगा दिए लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन नहीं, फैसला तो मुझे करना पड़ता है और मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं हो सका इसलिए कोई मुझे रुकावट दे। नहीं, इट इज़ आपका डिसीजन होता है सर। आपके सेक्रेटरीज, आपके जो काम नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। अच्छा सर, लेकिन ये होता है ना कि जैसे अब एक चीज़ सुनने में आ रही है, हुकूमत कहती है, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि भाई हमारी जो टीम है वो मुझे अच्छी टीम नहीं मिली, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। तो चंद अहम वज़रा हैं, उनसे भी मेरी बात हुई सर, तो वो कहते हैं हमें अच्छे कप्तान नहीं मिले। तो आप क्या कहेंगे सर इस सिलसिले में? नहीं, टीम उनको अच्छी नहीं मिली क्या? वाकई आप जैसे इतने ज़बरदस्त किस्म के लोग मौजूद हैं इसमें तो सर। नहीं, हमारे टीम का हेड तो बहुत अच्छा है, इस पर कोई शक नहीं। काफ़ी बहुत मेहनत करता है, वेरी फोकस्ड। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, इट टुक अ लिटिल टाइम कि हम लोग आपस में बैठ कर वर्क एज ए टीम। मैं समझता हूँ जो हमारी हफ्ते के रोज़ हमारी मीटिंग हुई थी ना, इकोनॉमिक टीम की मीटिंग, मैं तो कह सकता कि वो बहुत अच्छी मीटिंग थी। और मैंने पीएम साहब को भी कहा कि मुझे अभी लगता है कि जो हमारी इकोनॉमिक टीम के जो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है, हर महीने हर हफ्ते बेहतर हो रहा है माशाल्लाह। तो नहीं, आप देखेंगे आइंदे बड़े नामी गिरामी लोग मौजूद हैं सर वहाँ पे। इशरत हुसैन साहब हैं और जनाब हफीज़ शेख साहब हैं। और वैसे तो इक़्तिसादी इनकी इकनॉमिक जो टीम थी उसमें तो बाहर से डॉक्टर अशफाक वगैरह को भी लिया गया था। लेकिन आप समझते हैं कि आप अपनी जितने भी पोर्टफोलियो हैं उसमें आप आज़ाद हैं अपने फ़ैसला करने में? बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप समझते हैं कि जो इस वक्त कप्तान है यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं काम में और कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गई है। एक सवाल सर और करना चाहूँगा कि वज़ीर, ये ज़रा सा सरसरी सा सवाल है, थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आवाम के लिए कि वज़ीर आज़म जब ट्वीट्स करते हैं ना सर, कोई फिगर ट्वीट करते हैं, इकनॉमिक फिगर ट्वीट करते हैं, आपके डिपार्टमेंट से भी करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो बहुत ही अहम इकनॉमिक यहाँ के पाकिस्तान में जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसके, वो उन ट्वीट्स को गलत कर देते हैं फिगर के हिसाब से। तो ये फिगर ख़ुद वज़ीर आज़म देते हैं या आप उनको देते हैं या वो कहीं से लेते हैं, क्या होता है? नहीं, मैं भी देता हूँ और उनको अपने पास भी पीएम ऑफिस में भी एक स्टाफ है जो उनको देता है। लेकिन डेटा में कोई फ़र्क नहीं होता है, बहुत मामूली फ़र्क होता है। ये लोग कभी उन्होंने 3 महीने का रिजल्ट बताते हैं, कभी 1 महीने का होता है, तो लोग समझते हैं कि ये क्या हो गया है। तो आप अगर जो देते होंगे यकीनन वो आप पूरी मिनिस्ट्री आपके पास है और पूरा आप रिसर्च करके देते होंगे, आपके पास तो फैक्ट एंड फिगर। लेकिन जो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो लोग फ़ौरन उनको बता देते हैं, उसके फिगर की वजह से बड़ी हजीमत होती है। यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे गलत फिगर आना, तो वो तो नहीं, गलत फिगर नहीं आते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि गलत फिगर आते हैं। फिगर्स तो वही है जो हमारे सामने होते हैं और मैं भी आप ही लोग देख रहे होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो ये हालिया ईजी डूइंग बिज़नेस है, आसानी कारोबार, इसमें आपकी रैंकिंग जो है वो बेहतर हुई है, तो
एक तो ये कि ये है क्या सर, मतलब आम लोग तो जाने, कॉमन मैन और बिजनेसमैन दोनों का सर बेनिफिट्स होना चाहिए। तो एक तो ये है कि ये क्या है और क्या वाकई ये इसके बेहतर होने से पूरी मईशत बेहतर हो गई सर? नहीं, देखो इकोनॉमी है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वेरी डाइवर्सिफाइड। तो ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ये कई साल पहले वर्ल्ड बैंक ने एक सिस्टम शुरू की कि हम लोग सारे कंट्रीज़ को रैंक करेंगे कि सबसे आसान कौन सा है, सबसे मुश्किल कौन सा है। इस वक्त न्यूजीलैंड नंबर 1 है, सिंगापुर नंबर 2 है। इस तरह से होते होते आप टॉप 10 में, आप 10 में आ गए माशाल्लाह इस वक्त। नहीं, हम लोग तो 108 पर 108 पर आ गए हैं। लेकिन इस साल जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि सारी दुनिया में वी वर द सेकंड बेस्ट परफॉर्मर। हमारे जंप 28 वो तो बहुत अच्छा होता। रैंकिंग का मतलब क्या, क्यों रैंकिंग इम्पोर्टेंट है? रैंकिंग का मतलब ये है कि जब कोई पाकिस्तान को बाहर से देखता है ना, तो वो पहले चीज़ ये देखेगा कि पाकिस्तान में मैं जाऊंगा तो पाकिस्तान एक आसान मुल्क है कि मुश्किल मुल्क है, तो वो रैंकिंग को देखता है और फिर बोलेगा हाँ इसमें ये। तो सर क्या की फैक्टर्स होते होंगे एक आसान उसके लिए? बिल्कुल ओके, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने 10 कैटेगरीज बनाई है। शुरू होता है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर आए और या पाकिस्तानी इन्वेस्टर एक कंपनी खोलने में आसान है कि नहीं है। तो इसमें हमारी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी ऑनलाइन हो गया है। तो पहले स्टेप तो ये है कि कंपनी रजिस्टर हो जाए। कंपनी रजिस्टर हो जाए उसके बाद परमिट्स मिलना आसान है कि नहीं है, बिजली कनेक्शन मिलना आसान है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना आसान है कि नहीं, और बाकी कंस्ट्रक्शन की परमिट्स मिलना आसान है। इस तरह से ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स, अगर ये फैक्टर्स अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आसान कारोबारी वहाँ पे इजी डूइंग बिजनेस हो सकता है। बिल्कुल, और ये जाता है अप टू माल बनाएंगे तो कस्टम्स में क्लियरेंस करने में आसान है, पोर्ट के ऊपर के नहीं, ये सारी चीज़ें सामने। अच्छा सर, ये बताइए इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस डायरेक्शंस क्या है सर आपकी? देखो, मैं समझता हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पिछले साल और इससे पिछले जब पिछली हुकूमत थी तो उनका इन्वेस्टमेंट सब जा रहा था इनटू द पावर सेक्टर, और अच्छा भी था कि इस पावर सेक्टर उस वक्त तो हमारे सबसे बड़ा मसला था, तो पावर थी। पावर में इन्वेस्टमेंट बेहद हुई और पावर का अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन कुछ बेहतर हो गई है ना। वो पावर का इन्वेस्टमेंट्स तो ख़त्म हो गया। अभी जो भी आने वाला है वो आएगा थ्रू प्राइवेट सेक्टर। एक्सन मोबिल भी पाकिस्तान में आ गया, कार्गिल भी पाकिस्तान में आ गया, और कंपनीज लाइक PNG और ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट था ना पावर में, वो लेवल का तो नहीं है। आस्ते आस्ते ये बिल्डअप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है पावर में आप समझते हैं बेहतरी आई और ये पिछली गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट थी उसके हवाले से मानते हैं आप? सर ठीक है सर। सर एक दो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लो कॉस्ट इकोनॉमी को हाई कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सर इंटरेस्ट रेट आपका 6 से 13.25 हो गया है। आपकी जो वो करेंसी है वो डिवैल्यूएशन आपकी हो चुकी है, इंपोर्ट आपका गिर चुका है, बिजली गैस वगैरह के बिल सब आप अगर देखें तो उसके प्राइजेस यूटिलिटीज़ के बढ़ गए हैं। जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो भी डिक्रीज़ हो गई है।
तो सर ये इसको कैसे आप करेंगे? ये तो बड़ा मसला है सर, क्या कहेंगे इसमें? देखो बात ये है कि जब हम लोगों ने या गवर्नमेंट संभाला तो उस वक्त क्या हालत थी और अभी क्या हालत है। आप देखें, मैं आपको फिगर्स बताऊं कि उस वक्त हमारा ट्रेड गैप जब हम लोग आए वॉज 37 बिलियन। वो बर्दाश्त नहीं हो सकता था और हम लोगों ने कंट्रोल ना करते तो पता नहीं वो 45 तक चले जाता। इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए हमें इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो इंटरेस्ट रेट 6 से ऊपर चले गई 13.25। सर कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपकी गिर गई। आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन श्रिंक पे जा रही है सर, तकरीबन चॉइस नहीं था, कोई चॉइस नहीं। इंशाल्लाह अभी स्टेबलाइज हो गया और आप देखें हमारे करेंसी तो डेफिनेटली स्टेबलाइज हो गई है, 61 से अभी 56 तक आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और जो सबसे अहम क्राइटेरिया है इज योर करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट गिर रहा है और मैं समझता हूँ बाय जून अल्लाह करे करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाए 8 बिलियन, 9 बिलियन, 10 बिलियन, वो सस्टेनेबल। अभी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है सर? Now it was about 19 if I remember. 19. Now we're going to bring it down to 10. सर अल्लाह तो करे। करंट अकाउंट डेफिसिट सर आपका अगर गिर रहा है, आपकी इंपोर्ट गिर रही है, तो इंपोर्ट गिरने की वजह से अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट गिर रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं सर, तो ये तो कोई काम तो नहीं हुआ ना सर? नहीं, आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल सर, मैं इसीलिए ऑयल के इंपोर्ट वो तो आ रही है सर। हाँ, बाकी प्राइसेस कम हो गए ना इंटरनेशनल, वो तो इंटरनेशनल पे, तो हमें फ़ायदा हुआ। यस सर। ऑल द अननेसेसरी इंपोर्ट्स कि जो इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर हम लोग काफ़ी कंट्रोल डाल दिए। इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और आपके ये सारी चीज़ें तो नहीं, देखो मशीनरी में इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ। मेरे पास जो फिगर है इसी से, हाँ, आप देख लो आपके फिगर्स, और ये आप देखेंगे रॉ मटेरियल्स इन सर्टेन एरियाज प्रोडक्शन कम हुआ है, तो रॉ मटेरियल्स कम हो गए थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो इंपोर्ट्स में कमी हुई है ना, मुल्क के लिए इस वक्त अच्छा हुआ है। सर अगर अच्छा है तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट को आप जाहिर है सर, आप जब इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं सर, तो बहुत बड़ी तादाद में, तो उसका फायदा उसमें सर हम बहुत जोर करते हैं सर इस चीज़ पे, और बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग इसको जानते हैं फिगर्स को, वो ये कहते हैं कि आप इंपोर्ट को इस हद तक गिराएंगे तो करंट। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जी सर, और ये मैं एनालिसिस की। जी सर। पिछले 15 साल में ये 3 दफ़ा हुआ है कि हमारे इंपोर्ट्स गिर गए, और हमेशा जब भी हमारे इंपोर्ट्स गिरे हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी गिर गए हैं। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम इंपोर्ट्स गिर गए हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, मेरे पास एक फिगर है, वो भी स्टेट बैंक की फिगर है, उसमें एक्सपोर्ट के हवाले से ये है कि ये जो मई है, अगस्त, सितंबर, इसमें तो गिरा है सर 2019 में। मैं दिखाऊं सर आपको यहाँ पे जो मेरे पास है, आप उसको आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे पास है कि एक्सपोर्ट जो है एक महीना कम ना देखो, इन्होंने एक्सपोर्ट 2.4 लिखा, लेकिन मैंने आज चीज़ दी, मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और वो ये है कि जनाब मई में तो कोई था ये 3 लाख से समथिंग कुछ ऊपर था, और अगस्त में ये 2,94,000 और सितंबर में ये 2,76,000, तो ये तो सर डिक्रीज हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास फिगर्स है। बिल्कुल सर। मैं देखता हूँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों जुलाई, अगस्त, फर्स्ट क्वार्टर। यस सर, फर्स्ट क्वार्टर। यस सर, फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। जी सर, इसको कंपेयर कर रहे हैं, और क्या है हमारा एक्सपोर्ट्स है ना, वैल्यू वाइज इंक्रीज हुआ है 2.75%। अच्छा 2.7 है, मेरे पास 2.4 है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके।
और लेकिन ये सिर्फ ये ना देखो, आप ये देखो क्वांटिटी वाइज क्या हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, क्वांटिटी वाइज बेहद इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप रेडीमेड गारमेंट्स क्वांटिटी वाइज 37% इंक्रीज, और लुक एट अदर्स फुटवेयर 40% इंक्रीज, और चीज़ें 20% इंक्रीज, 18% इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? लोग बोलते हैं वो तो क्वांटिटी है, बट ये भी तो हमें समझना पड़ेगा ना कि क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि वी आर गेटिंग मार्केट शेयर। अच्छा, और क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसका मतलब इतनी क्वांटिटी, दे मस्ट बी एम्प्लॉइंग पीपल टू इंक्रीज दैट क्वांटिटी। तो ये अच्छी बात है। तो फिर इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे सर? ये जो सितंबर है, अगस्त है, मई है, 2019 है, इसमें तो सर नहीं, सितंबर में सिर्फ इफ यू टेक सितंबर ये 27 ना, तो 2,76,000, और मई में था आप ही की गवर्नमेंट में सर 2019 में तो ज़्यादा था सर, और कम हुआ है। नहीं, तो ये क्या फर्क है? जो क्वार्टर के हिसाब से भी बात आप कर रहे हैं। देखो, मैं हमेशा क्वार्टर के हिसाब से कर, बिल्कुल। और कंपेयर, तो आप टोटल क्वार्टर एवरेज लेंगे, बिल्कुल। हो सकता है कि उसमें महीना अप एंड डाउन हो, बिल्कुल। ये आप ये कह रहे हैं। और क्वार्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये देखेंगे जो जिस इस स्पीड पर हम लोग जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस साल बाय जून 30 जिस तरह से ये फिगर्स जा रहे हैं, अल्लाह करे कि जो हमारा जो ट्रेड गैप है ना, वो 24 बिलियन होगा, और उसके साथ आप ऐड करेंगे होम रेमिटेंसेस, तो आवर करंट अकाउंट डेफिसिट वहाँ तक पहुँच जाएगा वेयर इट इज़ सस्टेनेबल। तो ये अच्छी बात है। मैं ये बताता हूँ। और एक और चीज़ है, प्लीज़, जो ये फिगर्स में आपको लोग बताएंगे नहीं, जहाँ हमारा इजाफा ज़्यादा हो रहा है ना, वो वैल्यू एडेड गुड्स में हो रहा है, और गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल, नेटवेयर। अच्छा, और जहाँ कम हो रहा है, टेक्सटाइल में भी है, और जहाँ कम हो रहा है हमारा एक्सपोर्ट, कॉटन, यार्न, ग्रे क्लॉथ। तो ये तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इतने नहीं हो रहे कंपेयर टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। बहरहाल आप ट्रेड डेफिसिट जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो एक गैप है, उसको आप कम से कम बिल्कुल। और इस वक्त करने में स्टेज ऑफ दिस इकोनॉमी जो इस वक्त है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा सर, आप समझते हैं अच्छा है। बहरहाल कुछ फिगर्स हैं, मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, फिर आपके पास लेके आता हूं, क्योंकि हम तो ये तालिब इल्म के तौर पर समझते हैं, आप हमारे लिए उस्ताद हैं, और जाहिर है पूरी दुनिया आपको देख रही होगी इन चीज़ों में, और ज़्यादा बेहतर तौर पर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं चीज़ों को सर, और हमारे पॉइंट्स को जो हम उठा रहे हैं, जो आम लोगों के समझ में है कि ये है, वो आप क्लियरफाई कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी 3% गिर गई है, क्यों सर? वो गिर गई है इसलिए वो एक इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारी चेंज हो रही है ना। आप देखेंगे आइंदा 6 महीने में तो पहले इस पे आ जाने सर, क्यों गिरी है सर? ये गिरी क्यों सर? गिरी इसलिए कि इकोनॉमी इज अंडर रिस्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स विल हैपन। एक होता है कि आपने इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो लोग कहेंगे ख़ास तौर पर कि अच्छा ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, थोड़ा सा सब्र करके हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये गिरी हुई है और आपने इसको इम्प्रूव करना है सर। ठीक है सर। अच्छा सर, जुलाई 2019 नेगेटिव ग्रोथ है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और अगस्त 2019 में नेगेटिव ग्रोथ है 7%। पहले में 3.4 है, फिर 7 है। एवरेज अगर हम लें तो तकरीबन कोई, लेकिन नहीं, प्लीज डोंट इसको मिक्सअप नहीं करना। वो जो 7% गिरी है, दैट वाज ओनली फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अच्छा, हाँ, ये है, ये ओवरऑल नहीं है।
सिर्फ ओवरऑल नहीं है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये भी नहीं होनी चाहिए थी ना, नहीं होनी चाहिए, पर ठीक है। ये क्यों हुई सर? इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? देखिए ना, यही 3.4 था जुलाई में 2019 में, और ये तकरीबन अगस्त में, जून जुलाई अगस्त आ गया, अगस्त में 7% हो गई। और अगर हम 2 महीने का एवरेज लें हम, तो उसमें तकरीबन प्लीज दिस इज लार्ज स्केल। और लार्ज स्केल इज वी गॉट, हमारे जो SMEs है और बाकी लोग हैं और सर्विसेज है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये मत समझना कि ये सारी इकोनॉमी इस तरह से जा रही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रीज श्रिंक हो रही है सर आपकी? इंडस्ट्री श्रिंक हुई है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन के पीछे, रजिस्ट्रेशन के पीछे, सेल्स टैक्स भी आ गया है। ये सब चीज़ें तो लोग तो ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे ना इस नए एनवायरनमेंट को। और मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट के पीछे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। आप ये देखें कि कितना दफ़ा हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा है, तो ये कब तक ये बंद होगा? वो उस वक्त इसमें तो मैं आऊँगा सर कि IMF के पास हम अगले साल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जो मेरे पास थोड़ा सा है मैं बात करूँगा। लेकिन सर देखिए ना, हैरेसमेंट है ट्रेडर को, बिजनेसमैन को। आप सर इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, बिजनेसमैन हैरेसमेंट में है, ट्रेडर इंडस्ट्रियल जो है वो हैरेसमेंट में है, तो सर फिर कैसे आप समझते हैं? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे, और आपको रेवेन्यू आपको अर्न करना है 5,500 आपने टारगेट लिया हुआ है, तो कैसे करेंगे सर? एक बिजनेसमैन डरा हुआ है, एक ट्रेडर डरा हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट डरे हुए हैं, तो कहाँ से आप 5,500? ये जो नैब बिजनेसमैन के पीछे पड़ गया, और अभी तो हम लोगों ने एक कमेटी बना दी है कि, लेकिन सर वो तो रूल्स के खिलाफ है ना। मसलन नैब के ऊपर कमेटी अगर इस तरह बनाते हैं ना, तो वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है। नैब के ऊपर कोई कमेटी आ नहीं सकती। नो, इसके ऊपर नहीं है, नैब के ऊपर नहीं है। इट इज़ विद इन द लॉज ऑफ नैब के कानून के जरिए। मैं आपको इस पर नहीं लाऊंगा क्योंकि ये कानूनी मसला है, ज़ाहिर है, फरोग नसीम और नैब, लेकिन आपने कहा एक कमेटी बनाई है। लेकिन सर मेरा यही सवाल है कि अब जब इतनी हैरेसमेंट होगी तो आप कर लेंगे सर टारगेट 5,500 रेवेन्यू अपना टारगेट? वो इट्स अ वेरी टफ टारगेट, पर इंशाल्लाह उसके करीब पहुंच जाएंगे। टैक्स कलेक्शन में आपको कितना लॉस हुआ है सर? आप नहीं कर सके इस दफ़ा टैक्स कलेक्शन? कितना आपने अज्यूम किया था सर, कितना नहीं किया? मुझे एग्जैक्ट डिटेल 84 बिलियन सर है, आप नहीं कर सके सर? हाँ, तो वो तो आप ज़रूर उनको बुलाए, सबर ज़ेरी को, and he will give you the figure। लेकिन एक चीज़ है, एक है टारगेट, एक है परफॉर्मेंस अगेंस्ट लास्ट ईयर। पिछले साल से हमारा रेवेन्यू का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। ठीक है, लेकिन सर ये बात तो आप मान रहे हैं ना कि जो आपका टारगेट था वो आप अचीव नहीं कर सकते? हाँ, नहीं, लेकिन एक और चीज़ तो उस चीज़ का मतलब है मज़ीद आपको फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ, क्यों और कैसे। अब 84 बिलियन सर कोई मामूली रकम तो नहीं है ना सर। अब 5,500 आप टारगेट रख रहे हैं रेवेन्यू का, और आपने ट्रेडर को डराया हुआ है, बिजनेसमैन को डराया हुआ है, इंडस्ट्रीज को डराया हुआ है। ट्रेडर्स को हम लोग ने नहीं डराया। नहीं, आपने नहीं डराया, लेकिन ट्रेडर्स को हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपना बिजनेस को रजिस्टर करो जी। यू मस्ट नाउ स्टॉप कि जो पुराना तरीका था ना कि टैक्स नहीं देना। लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशन है सर आपके इस टैक्स रिटर्न, ये जो टैक्स का आपका FBR का जो डिपार्टमेंट है वहाँ करप्शन इतनी है, मुख्तलिफ जगहों पे डॉक्टर्स को आपने ये बैठाया हुआ। जब तक आप उसकी ओवरहालिंग नहीं करेंगे, उसको बेहतर नहीं करेंगे, तो एक आपने शब्बर जैदी को बैठा के क्या कर लेना है सर? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन बात यह है, वज़ीर आज़म मानते हैं सर कि टैक्स का जो आपका इदारा है, वज़ीर आज़म मानते हैं, ओपन मानते हैं कि इसमें बहुत खराबी है और इसको दुरुस्त किए बगैर या तो मैं बंद कर दूंगा। वो कहते हैं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि FBR में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ ट्रेडर्स,
बिजनेसमैन को, वो लोग जी हैं वो आके उनको तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। छोड़ेंगे नहीं सर किसी भी सूरत में, नहीं सर, हर सूरत में आपको रजिस्टर्ड होना होगा, चाहे आप हड़ताल करें, चाहे 29 तारीख को हड़ताल है सर, बड़ी जबरदस्त नहीं। हड़ताल इनके पीछे हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर टैक्स देना पड़ेगा, हर सूरत में देना पड़ेगा। बस ठीक है सर, ये बड़ा एक मैसेज है, कोई भी सूरत हो जाए टैक्स दें। प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि ये जगह अपनी जगह मौजूद है। एक और चीज़ सर, हम तो सोच रहे थे कि रेमिटेंस सर इस दौर में बढ़ेगा, बड़ी मौजूदा हुकूमत को ये कहती है कि बड़ी पजीराई है हमें बाहर किसमें, तो रेमिटेंस भी गिर गया सर आपका? नहीं, रेमिटेंस क्या है, रेमिटेंस का रेमिटेंस गिरा है सर आपका। आप देखें ना 5743 US डॉलर जो था पहले, इसका वो था, अब आया है 5478, तो गिरा है ना नहीं, आपने सही कंपैरिजन कर रहे हो मंथ टू मंथ? यस सर, मैं तो कर रहा हूँ, और आप ही के दौर की मैं बता रहा हूँ कि इससे इन्वेस्टमेंट आपकी 1 to 2 नेगेटिव ग्रोथ पे पहुंचा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि हमें उम्मीद थी कि रेमिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि मौजूदा हुकूमत पॉपुलर बहुत है, लोगों का एतमाद होगा, लेकिन सर हम देख रहे हैं कि रेमिटेंस गिर गया सर। तो दीज आर ऑल, देखो डॉक्टर साहब, दीज आर ऑल चैलेंजेस व्हेन यू आर रिस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी। टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बाहर से पैसे भेजने वाले का एक ही फैक्टर हो सकता है सर, एक फैक्टर्स ये हो सकता है कि उनको ये अगर खौफ हो, एतमाद ना हो, खौफ हो कि पाकिस्तान में जो पैसे भेज रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वो पैसा जो है वो उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सर ये था कि एतमाद हो कि ये हुकूमत जो है इन पैसों को प्रॉपर तरीके से लेके आएगी। यही होगा ना सर, आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, आप अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, आपका ग्राफ भी नीचे गिर रहा है, आप इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट आपका कम हो रहा है, आप इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन आप मईशत को बेहतर करने के लिए टैक्स पे कलेक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर बूस्टअप करने के लिए, इसलिए मुझे इतनी फिक्र नहीं है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारी डायरेक्शन है ना वो सही है। डायरेक्शन सही है, तकलीफ होगी कोई बात नहीं है, बर्दाश्त करेंगे, डायरेक्शन सही है, इंशाल्लाह इसमें से निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप निकल जाएंगे, बड़ी बात की है सर, बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है फेस कर रहे हैं, नीचे गिर रही है फिगर्स सारों में, लेकिन डायरेक्शन सही है तो निकलेंगे ज़रूर। सर मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूँ, फिर आता हूँ कुछ चीज़ें और लेके, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। Welcome back. Sir, what are the gain of China-Pakistan FTA Phase 2 for Pakistan? क्या कहेंगे सर? Okay. First of all, ये है ना, ये Phase 2 FTA पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा। इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, 3 नवंबर को मैं जा रहा हूँ चाइना, और इंशाल्लाह 1 दिसंबर से ये FTA इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके तहत क्या होगा, मुल्क के लिए क्या फ़ायदेमंद है कि 313 लाइंस के ऊपर हमें बिल्कुल ड्यूटी फ्री एक्सेस इनटू चाइना मिल गया। टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड, केमिकल, सब जो भी है हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो चीज़ मिल गई है जो आसियान कंट्रीज़ को मिली है, तो हमें बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी यही तैयारी हो रही है कि इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से
पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल। और दूसरा ये कि लोकल करेंसी तो शुरू हो गई है ना सर, आपने याद है आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि ये लोकल करेंसी में होना चाहिए, आपने एग्री किया था होना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल आपने विजिट किया उसके बाद सेंट्रल, और मैं भी जा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि चाइना है ना एक बहुत बड़ा दरवाज़ा हमारे लिए खुल गया है। तो प्राइम मिनिस्टर को समझाए ना सर, अमेरिका ना जाए ना सर, वहाँ से आते हैं वो कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप जीत लिया है, चाइना हमारा दोस्त है, उसने हमेशा मदद चाइना भी दोस्त और इकोनॉमी के हवाले से वही हमारी मदद कर सकता है। चाइना भी दोस्त है, यूरोपियन भी हमारे दोस्त है, और सभी दोस्त हैं, हमारे दोस्त रहेंगे। अच्छा सर, मैं जरा आता हूँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे, और वो इम्पॉर्टेंट है सर, और वो है सर कि आपसे पहले भी मैंने एक सवाल रखा था कि सीपेक जो है ना सर, वो एक मल्टी डायमेंशनल एक प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, और उसके 9 कमर्शियल जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर, क्योंकि सड़कें वड़कें तो सर कोई मसला नहीं है, असल मसला तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो स्पेशल 9 कमर्शियल जोन है। 2014 आज 2019 का यानी 20 पे जा रहे हैं, एक कमर्शियल जोन फंक्शनल नहीं हो सका। नहीं, ये देखो, ये ना के जोन हो गया सर फंक्शनल, तो आज मैं ऑनियर जोन फंक्शनल हो गए हैं, सारे नहीं, एक भी सर हमारे ये इत्तला है सर। नहीं, देखो, बिन कासम है, कोरंगी क्रीक ठीक है, और फैसलाबाद तो ज़रूर बहुत अच्छा जा रहा है। तो बात ये है कि देखो, ये हमें सर, मैं आपकी ये स्टेटमेंट ऑनियर कर रहा हूँ। बहुत लोगों का सवाल ये है, और ये बहुत अहम सवाल है जिसका मैं ज़ाहिर है आप जिम्मेदारी से बात कर रहे होंगे। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ये एक भी फंक्शनल नहीं है सर अभी तक। ये करें, जो आपको ये कहता है ना, उनको बोलो जाओ फैसलाबाद देख के आओ, खुद जाके देख के आओ फैसलाबाद। हाँ ठीक है सर। और कोरंगी क्रीक देख के आओ। कोरंगी क्रीक, ये सर स्पेशल ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सर। यस, ठीक है सर। और बिन कासिम भी सर, ये तीनों फंक्शनल हो चुके हैं सर। हाँ, देखो एक मिनट, व्हेन यू से फंक्शन, ये मैं फंक्शनल कह रहा हूँ। नहीं, फंक्शनल के क्या मतलब कि वहाँ इंडस्ट्री लग गई है कि नहीं, राइट? जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आएगी और इंडस्ट्री आएगी। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि वो तो काम तो सर शुरू हो गया होगा, लेकिन फंक्शनल से मुराद लोगों का ये होता है कि क्या उसने काम शुरू कर दिया, काम शुरू हो गया है, दे दिया है, प्रोडक्शन दे दिया है बिन कासिम में, बिन कासिम ने दिया सिर्फ, और कोरंगी ने और फैसलाबाद ने दिया है सर, उसने भी दिया है। यस, अगर ये दिया है तो मैं यहीं तक बात रोकता हूं सर, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, आपने 3 का बताया है और ये सवाल उठ रहा है कि नहीं है। अच्छा सर, दूसरा एक और इस सीपेक के हवाले से, जैसे मैंने कहा ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सर एक सीपेक कमेटी बना दी गई, अथॉरिटी, एक ऑर्डिनेंस अथॉरिटी बन गई, 20 ग्रेड के आदमी को एक दिया गया। क्या ये बेहतर नहीं था सर कि ये जब इतना स्ट्रेटेजिक हमारा प्रोजेक्ट है, तो जिस तरह न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हमारा था, उस तरीके की एक ऑटोनोमस अथॉरिटी बनती और उसका चीफ प्राइम मिनिस्टर होता और उसको फ़ौज के ज़रिए डील किया जाता, ना कि इसमें पॉलिटिकल लोगों को आपने इन्वॉल्व कर दिया है। माज़रत के साथ मुझे यहाँ बोलने दीजिए, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, और अगर वो चाहें तो आ जाएं, खुसरो बुख्तियार जैसे लोग जिनके ऊपर नैब की करप्शन का बहुत हैवी केस है, हम इसको बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से कह रहे हैं, आप इसको जिस तरह भी डील, अगर आपने सियासी लोगों को, अगर न्यूक्लियर सियासी लोगों को दिया जाता सर उस अथॉरिटी को, तो आज तक तो न्यूक्लियर तबाह हो चुका होता। तो क्या ये बेहतर नहीं है सर? मैं एक सवाल रखता हूँ कि इसको भी उस न्यूक्लियर अथॉरिटी की तरह रखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर सर इसको सुपरवाइज करें, फौज इसको आगे लेके चले सर। नहीं, ये अथॉरिटी बनाने का मकसद यही था कि इसके ऊपर एक फोकस आ जाए। तो फोकस आ जाएगा इंशाल्लाह, अथॉरिटी बन जाएगी। फोकस की बात नहीं है, बात ये है कि आप अगर ये अथॉरिटी बनाने के बाद जिनके हवाले 20 ग्रेड का एक आदमी काम करेगा, और सर इतना आपने इसको लो लेवल पर पहुंचा दिया है और पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पाक चाइना और इस खित्ते के लिए बहुत अहम है सर। पहली बात तो ये है कि सीपेक है ना, सीपेक जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का सवाल है,
ये अभी मल्टी डायमेंशनल है सर, मैं तो ये कह रहा हूँ मल्टी डायमेंशनल, स्ट्रेटेजिक भी है सर ये। और मैं आपको बताऊंगा क्या है, जहाँ तक प्रोजेक्ट का है, मेन प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूट होने वाला है अंडर CPEC, वो है द रेलवेज अपग्रेडेशन। ठीक है सर, मैं अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ, तो सर ये बेहतर नहीं होता? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब आप समझते हैं कि दे दो इसको? नहीं, देखो इन ब्यूरोक्रेट्स के 20 ग्रेड के आदमी को दे दे सर। प्लानिंग मिनिस्टर इसके ऊपर तो जो देगा सर, PM सर, मतलब इस पे तो सर ये जो आपने इस तरह से, अरे सर एक बात बताएं, एक स्टेटमेंट, नहीं सर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैंने आपसे इस पर कोई कमेंट्स नहीं मांगा। मैं तो ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल लोग, मैंने तो पॉलिटिकल लोगों का है, इससे ज्यादा अच्छा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इसको सुपरवाइज करते न्यूक्लियर अथॉरिटी की तरह। और आज न्यूक्लियर अथॉरिटी पाकिस्तान की दुनिया भर में लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अमेरिका हो, सब ने, लेकिन क्यों ये न्यूक्लियर अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर और फौज के अंडर में है, तो आज तक किसी ने इसके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सके सर। ठीक है सर, तो यहाँ पर आता हूँ। अच्छा सर ये बताएं, आपको कुछ पता है डैम फंड का पैसा आया था कहाँ खर्च हुआ सर? मैंने तो सुना है इसको भी शामिल कर लिया है उन्होंने बजट खसारे में सर। कुछ नहीं प्लीज सर, खुदा के लिए आप बताएं ना कहाँ है सर? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वज़ीर आज़म साहब, मैं अगर ये सवाल यहाँ उठाऊं सर, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं ये सवाल उठाऊं कि ये डैम फंड जो आया है, कलेक्शन हुई है, मैं इस पे नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत से पैसे तो जो उन्होंने लिए हैं, जो सुनने में आया मुख्तलिफ लोगों का दुनिया से हमारे पास फ़ोन आया है कि जनाब हमने कैश दिया है, तो कैश का तो कोई हिसाब ही नहीं है सर, एक चीज़। दूसरा, जो भी फंड आया, चले जो रजिस्टर्ड है, आप उसको बजट खसारे में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? नहीं, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं है जो आपने अभी कहा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि द प्राइम मिनिस्टर वुड नेवर अलाउ फंड फॉर वन थिंग टू बी यूज समवेयर एल्स। नहीं हो सकता सर, ये नहीं होगा सर, नहीं हो सकता। चले सर, वो तो हुआ ना सर, जो आपका 322 मिलियन जो आया था, आपने उसको तो बजट खसारे में इस्तेमाल कर देना, ट्रेजरी बिल में डाल के, वो तो हुआ ना सर। और आपने उसके लिए कहा कि हफीज शेख से पूछो। बिल्कुल सही है, ये सवाल मैं हफीज शेख से पूछूंगा। सर ये बताइए कि आप लोगों ने, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी उसी ज़माने में कि जनाब आप सुबुक बॉन्ड रिलीज़ कर दें, आप जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी बॉन्ड रिलीज़ कर दें, आप और बहुत से बॉन्ड से रिलीज़ कर दें। तो हमने सुना था किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बॉन्ड रिलीज़ कर दिया गया, क्या स्टेटस है सर? सुना है कि नहीं। देखो, ये है ना, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इकोनॉमिक टीम में डिस्कशन हुई, और ये हफीज शेख को जिम्मे दिया है कि आपने ये जो 3-4 चीज़ें आपने बताए ना, होम रेमिटेंस का किस तरह से इसको इम्प्रूव करे, और ये बॉन्ड्स का ओवरसीज पाकिस्तान, इसके लिए एक बॉन्ड आ जाए। हफीज शेख इज लुकिंग इनटू इट, और इंशाल्लाह मतलब हफीज शेख साहब से ये सवाल पूछा जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ है, वज़ीर आज़म 1 करोड़ यहाँ पे नौकरी देने वाले थे, और बाहर से लोगों को नौकरी के लिए, ये पॉलिसी थी वज़ीर आज़म का, उनका स्टेटमेंट पॉलिसी है हमारे लिए। लेकिन हमने देखा कि हफीज शेख ने पिछले दिनों कहा कि हमारी पॉलिसी तो ये है कि हम लोगों को बाहर नौकरी के लिए भेजें। तो सर ये तो पूरी की पूरी वज़ीर आज़म की पॉलिसी को चेंज कर दिया हफीज शेख। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पता नहीं कि आप क्या बात कर रहे हो कि यहाँ से लोगों को बाहर भेजें। सर जो जिस तरह हमारे लोग बाहर जाते हैं ना जॉब करने के लिए, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं, देखो कोई बाहर जाए, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, जाने दो। सर प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी ये है कि हम यहाँ नौकरी देंगे पाकिस्तान में, वो भी जाए और यहाँ भी नौकरी देंगे, दोनों, अगर दोनों हो ना सर। लेकिन अगर हफीज शेख ये ऐलान करे कि हमारी पॉलिसी ये है कि अब हम लोगों को बाहर भेजना चाहेंगे, वहाँ एकोमोडेट करना चाहेंगे, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी नहीं। तो आप डिफर करेंगे इसको सर, या आप इसको कहेंगे कि ये भी मैं हफीज शेख से पूछ लूँ सर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी यही है कि बाहर भी लोग जाए, खुशी से जाए, और यहाँ पाकिस्तान में जॉब देना है, ये भी देना है, दोनों पॉलिसी है सर। चलें सर, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत सारे आपसे सवालात हो गए और भी तशनगी रही, टाइम हमारे पास कम था। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी चीज़ें आपके आमद से क्लियर हुई जो हमारे पास थी, और बाकी फ़ैसला तो आवाम ने करना होता है, आवाम जज है। आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।